नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ जनरल सर्जन। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया है। बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज हम उनसे इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट अ बुक जो उन्होंने लिखी है, द रैशनलिस्ट मर्डर्स। 4 ऐसे मर्डर्स के बारे में दैट हैड बॉश्ड अप इन्वेस्टिगेशंस। लेट्स गेट इनटू अ कन्वर्सेशन विद डॉक्टर अमित थडानी। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। सर, आपने एक बुक लिखी है, द रैशनलिस्ट मर्डर्स। बहुत कुछ देश में ऐसा है जो अब बाहर आ रहा है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या होता आ रहा है, एंड आपकी बुक इज़ अनदर लेवल कि जिनके हाथ में पावर होता है किसी की भी लाइफ के साथ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने का, वो किस हद तक जा सकते हैं। इट्स अबाउट दैट। So please tell us about the book. What does it talk about and कैसे वो research based book है actually? जी, thank you very much for calling me on the show. This book basically ये जो book है ये it deals with the murder investigations of 4 so-called rationalists. So-called बोल सकते हैं। एक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड पंसारे, MM कालबुर्गी और गौरी लंकेश। और ये बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड केस है बेसिकली, बिकॉज आपको याद होगा जब व्हेन डॉक्टर दाभोलकर वाज मर्डर्ड इन 2013, तब विद इन मिनट्स ऑफ हिज मर्डर देयर वर स्टेटमेंट्स बाय द कांग्रेस एनसीपी रूलिंग थी उस समय, और उन्होंने ऑलमोस्ट उसी विद इन मिनट्स स्टेटमेंट इशू कर दिए थे कि इनको इनके विचारों के लिए मारा गया है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई थी तभी। उसके कई ऑलमोस्ट 2 साल के बाद में 1.5 साल से ज़्यादा ही था, फरवरी 2015 में एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, कॉमरेड गोविंद पंसारे, उनका और उनकी वाइफ के ऊपर, दोनों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ बाय 2 गनमैन आउटसाइड हिज हाउस ओनली, जिसमें उनकी वाइफ बच गई बट ही अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सर्वाइव। ये दोनों मर्डर्स को लिंक करने की कोशिश की गई कि ये दोनों मर्डर्स एक ही मोटिव से तो नहीं किए गए हैं, और जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली था कि ऐसा कुछ भी लिंकेज नहीं है, ये ऑलरेडी पुलिस रिपोर्ट में था। उसके बावजूद भी उसी साल इन अनदर स्टेट, अब ये जो हुआ है, पहले तो मैंने बताया दाभोलकर का जो मर्डर हुआ था वो पुणे में हुआ था, कॉमरेड पंसारे का जो मर्डर था वो कोल्हापुर में था, नॉट द सेम सिटी, नोवेयर क्लोज। जो MM कालबुर्गी थे, ही वॉज अ ऑथर ऑफ वचना लिटरेचर ऑफ लिंगायत कम्युनिटी। ओके। और उनको जान के ऑलरेडी थ्रेट्स थी काफ़ी समय से, बिकॉज ऑफ व्हाट ही वॉज राइटिंग। उनका मर्डर हो गया उनके खुद के घर में, वेयर 1-2 पीपल केम ऑन अ मोटरसाइकिल और उनको डोरबेल की घंटी बजाई, घर में दरवाज़ा खोला, ही वॉज शॉट। उनका जैसे ही मर्डर हुआ था तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था पूरे इंडिया में, डर का माहौल, और अवार्ड वापसी आपको याद होगा। तो ये सब जो अवार्ड वापसी ड्रामा हुआ था वो उनके ही मर्डर से लिंक था, और उसको ये जो दोनों मर्डर्स थे इनसे जोड़ दिया गया। ओके। कि ये तीनों मर्डर जो है इनकी विचारधारा की वजह से। अब इसमें आप ये समझे कि कहीं पर भी कोई बोल नहीं रहा कि एक्चुअली इनके विचार थे क्या। मैंने वो भी अपने बुक में लिया है कि इनके विचार एक्चुअली क्या थे। उसी वर्ष में 2017 में एक जर्नलिस्ट थी जो बहुत ही लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट थी और ऑलमोस्ट नक्सलवादी, ऑलमोस्ट यू कैन से जर्नलिस्ट थी, गौरी लंकेश। उनके घर के बाहर हत्या हो गई और वो भी इनके साथ जोड़ दिया गया। ओके। तो ये पूरा नैरेटिव बनता गया कि ये चारों को इनके विचारों के लिए मारा गया है, लेकिन ये इनको जस्टिफाई कर रहे हैं बाय सेइंग दैट रैशनलिस्ट। अभी आप देख रहे हैं कि ये चारों का कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। दाभोलकर वाज मेडिकल डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम कर रहे थे समाज में, राइट। उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम वही था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र। So we can go into details of that also, जहाँ पे what was the nature of work and all that was going on. Comrade Pansare was a mainstream politician. Okay. वो प्रॉपरली mainstream politics में ही थे, वो पार्टी में एक्टिव थे, और सब जो पॉलिटिशियन करते हैं, यहाँ मोर्चा निकालो, वहाँ एजिटेशन करो, सब कुछ वो करते थे।
कालबुर्गी का फोकस पूरा का पूरा ज़िंदगी का सिर्फ वचना लिटरेचर था, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा था जो समझे कि लिंगायत हिंदू नहीं है, ये सिद्ध करना। Oh my God. Okay. एंड दे ऑल न्यू ईच अदर, बट उनके आप देख रहे हैं कुछ काम में ओवरलैप कुछ खास नहीं था। एंड गौरी लंकेश तो जर्नलिस्ट थी, जो मैंने बताया, जो जो इतने उनके घनिष्ठ संबंध थे नक्सलियों से कि उनको सिद्धरामैया जी ने खुद डेप्यूट किया था टू नेगोशिएट सरेंडर विद नक्सल्स। तो और आप उनके राइटिंग्स पढ़ेंगे तो टिपिकली जो Left. बहुत ही, हाँ, उनका सिर्फ संघ, बीजेपी, आरएसएस को अटैक करने का ही उनका पूरा, उनके अभी भी सोशल मीडिया हैंडल्स एक्टिव है, हम देख सकते हैं क्या लिखी थी। इसमें बात यह है कि ये चारों में रैशनलिज्म कॉमन चीज़ नहीं है, ये चारों में सिर्फ चारों के चारों लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग थे, यही कॉमन चीज़ है। अब ये फैक्ट है कि चारों के मर्डर्स हुए हैं। इन्होंने जो नैरेटिव इतने सालों से चल आया है लेफ्टिस्ट ने कि ये चारों को हिंदूवादी संगठन ने मारा है इनके विचारों के लिए, लेकिन कोई ये कभी नहीं पूछता है कि हिंदूवादी आकर इनको मारना क्यों चाहेंगे। ये दिखाने के लिए कि जो हिंदूज हैं वो अगेंस्ट रैशनल बिलीफ है। नहीं, ये बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तक कि जो हिंदूवादी संगठनों की बात है, उनको जानबूझ के ये केसेस में घसीटा गया है नैरेटिव बनाने के लिए। और ये मैंने मेरे बुक में बहुत क्लियरली एक्सपोज किया है, और कोई हियरसे के बेसिस पे नहीं किया है, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, बेस्ड ऑन 10,000 पेज का चार्जशीट जो फाइल हुआ है केस में, बेस्ड ऑन जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुए हैं, कोर्ट में जो लोगों के बेल एप्लीकेशंस गए हैं, जो इनके जो कंसर्न पीपल हैं उनके जो प्रीवियस अगर कुछ हिस्ट्री है तो उससे लिंक्ड, और हज़ारों न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ के, और वो पूरा जो उसमें से डेटा है मैंने कंपाइल किया है, एंड इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड नॉट ऑन सोर्स बेस्ड मीडिया रिपोर्टिंग। So, do you think based on your research, आपने इतना एक्सटेंसिव रिसर्च किया जो आप बता रहे, क्या ऐसा हो सकता है कि ये तो हम सबको आज पता है, इसमें मैं कोई बहुत सीक्रेट रिवील नहीं कर रही हूँ, कि बहुत सारे लोग हैं जो एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक भगवा आतंकवाद एक बड़ा ही फिक्शनल सी चीज़ है जो किसी ने बनाई है और उसे प्रमोट करना चाहता है। तो इट कैन ऑल्सो बी कि क्योंकि somebody wanted to फ्रेम सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए उन्होंने जानबूझ के इनको मरवा के एंड देन वो डाला। क्या ऐसा भी, आई मीन इट्स जस्ट माय थिंकिंग, क्या ऐसा भी हो सकता है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब पहले डॉक्टर दाभोलकर का जो मर्डर हुआ था, उसके बाद में यही शक था, बिकॉज उनका जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट फील्ड था उसमें कई सारी संस्थाएं थी जो वो टारगेट करते थे, एंड हु वर अपोजिंग हिम आल्सो। उसमें हिंदू संस्थाएं भी थी और बाबा लोग भी थे, और उसमें मुसलमान बाबा भी थे, उसमें क्रिश्चियन पादरी भी थे, और उसमें लोकल जो वारकरी संगठन भी था, कोई नारायण एक गुरु है वो भी थे, उनके लोग, बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिनसे वो जाके ओपनली भिड़ते थे उनके वॉलंटियर्स, और उनको ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा सब धर्म जो है वो बकवास है और तुम जो बोलते हो वो सब बकवास है। ओपनली वो कॉन्फ्रंटेशंस होते थे उनके। ये भी फैक्ट है कि उनको ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले उनके ऊपर एक एसिड अटैक भी हुआ था। तो ही वॉज ऑलवेज ट्रेडिंग इन डेंजरस टेरिटरी, जो उनको मालूम था। अब इसमें से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टारगेट किया गया फॉर स्पेशली दीज केसेस, जो सनातन संस्था है जिसको टारगेट किया गया। और उनको टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि देयर वाज अ हिस्ट्री बिहाइंड, दे हैड फाइल्ड मेनी केसेस अगेंस्ट दाभोलकर ना। ये सब लीगल केसेस थे, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं था। उन्होंने काफ़ी सारे केसेस फाइल किए थे अगेंस्ट दाभोलकर ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो संस्थाओं में जो गलत चीज़ें चल रही थी उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। फॉर एग्जांपल उन्होंने आईटी रिटर्न्स फाइल किए थे अपने, उन्होंने बहुत सारे जो पैसे थे वो म्यूचुअल फंड और अलग अलग जगह पे लगाए थे जो परमिटेड नहीं है लॉज में, जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस थे थोड़े, जिनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत दूध के तुली लोग थे अदरवाइज। तो वो सब एक्सपोज करने में भी सरा था। तो ओपनली वो कॉन्फ्रंटेशन होता था उनका, बट फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं था, ना किसी ने कभी धमकाया था किसी को भी। लेकिन उनको बिकॉज वो नॉन एनिमोसिटी था,
उनको पहले उनके जितने वॉलंटियर्स थे, कार्यकर्ता है, साधक होते हैं, जो उनके जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, उनको राउंड अप किया गया, उनके फ़ोन टैप किए गए, उनको उनके आश्रम पे छापे मारे गए, अलग अलग जगहों से उनको बुलाया गया इंटरोगेशन के लिए, और पुणे पुलिस ने कई महीनों तक ये किया। और उसके बाद में अल्टीमेटली जो गुलाब राव बोलते हैं, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि हमने हिंदूवादी संगठनों का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है ये मैटर में, हमको उनके इन्वॉल्वमेंट का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। ओके। ये इसके बाद क्या होता है, एक केतन तिरोडकर नाम का एक्टिविस्ट है, वो आ जाता है इन द पिक्चर। वो एप्लीकेशन करता है कि ये केस सीबीआई में शिफ्ट किया जाए। वो एप्लीकेशन को सीबीआई खुद मना करती है, एनआईए मना करती है, या सीबीआई या एनआईए वो बोलता है, तो एनआईए खुद बोलते हैं हमारा जुरिसडिक्शन बनता ही नहीं है। सीबीआई बोलती है हमारे पास में ऑलरेडी बहुत काम है, आप लोग मैनेज करो। तो कंसर्न पीपल के ऑपोजिशन के बावजूद द मैटर इज ट्रांसफर टू सीबीआई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब सीबीआई के पास में ट्रांसफर होने के बाद अलग ही स्टोरी हो जाती है मैटर में, बिकॉज उसके बाद में ये केस इतना ज़्यादा उलझने लगता है और इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होने लगती है उसके बाद, मे बी अंडर प्रेशर ऑफ समबडी, आई डोंट नो, दैट इट इज कम्प्लीटली रूइंड द इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए आप देखेंगे मेरे बुक का टाइटल है डायरी ऑफ अ रूइंड इन्वेस्टिगेशन। सो जिस तरीके के इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसके बाद इट इज़ शॉकिंग। सो यू थिंक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए, या फिर वो भी प्रेजुडिस ही था, जैसे आपने बोला कि पहले से ही बोल दिया गया ये उसने किया होगा, उसने किया होगा। बोला है कि हिंदूवादी संगठन इसके पीछे हैं और अब बाद में ढूंढना शुरू कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से लोग मिलेंगे? करेक्ट। जब आपके सिटिंग गवर्नमेंट उस समय ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके मेरे बाकी मंत्री बोल रहे हैं ये हिंदूवादियों ने किया है, और फिर आप ढूंढना शुरू कर, तो हाउ कैन यू हैव अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऐसे में? कांग्रेस पार्टी ने बुक रिलीज करी थी आरएसएस की साजिश 26/11, एंड दे वेंट टू दैट एक्सटेंट कि कसाब को प्रूव करना चाह रहे थे कि वो हिंदू टेरर था। एंड जब सबसे स्ट्रेंज चीज़ मुझे ये लगती है देश में कि जब प्रूव हो गया कसाब कौन था, बाकी सारे टेररिस्ट कौन थे, कोई एक्शन ही नहीं हुआ उन लोगों के ऊपर। अवन दिग्विजय सिंह जी एंड देन प्योर महेश भट्ट जी वो बुक रिलीज कर रहे हैं, एंड जब रियलिटी सामने आई नथिंग हैपेंड। सो यू नो आई सी सच थिंग हियर ऑल्सो कि पहले से ही एक चीज़ सोची हुई थी कि ये मर्डर्स को किसके माथे पे डालना है, and that's how it worked. So what do you think about the police investigation thing? सो जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ इनिशियली, उनको वैसे मैंने बताया उनको कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। क्या हुआ था, कोइंसिडेंटली दो नॉन हिस्ट्री शीटर्स हैं जो आर्म्स डीलर हैं, मनीष नगोरी और विकास खंडेलवाल। ये दो लोगों से कैश ऑफ वेपन वॉज रिकवर्ड, मुंब्रा से अरेस्ट हुए थे, और इनके पास से काफ़ी सारे वेपन, और उस समय ऐसा था कि जो भी वेपन बरामद हो रहा है उसको वो लोग टेस्ट कर रहे थे देखने के लिए कि मैच हो रहा है कि नहीं। और ये जो अरेस्ट हुए थे ये ऑन द सेम डे एज दाभोलकर्स मर्डर। दाभोलकर का सुबह 7 बजे खून हुआ था, ये सारे 9 साढ़े 9 बजे ये लोग अरेस्ट हुए थे, जस्ट हार्डली 2.5 आवर्स के बाद। और उनके पास से जो वेपन्स का कैश रिकवर हुआ उनमें से आफ्टर ये सब हुआ था अगस्त में जो मर्डर हुआ था, और जनवरी में एक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आता है कि इनके पास से 2 वेपन्स जो हैं उनका जो दाभोलकर के बॉडी से बुलेट्स मिले उनसे मैच है। तो उनको फिर फॉर्मली ये केस में अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के बाद में उनके ऊपर आज दिन तक कभी चार्जशीट नहीं हुई। और My God. मतलब वो लोग ऐसे ही हैं अभी भी कन्विक्टेड? उनको अभी इस साल की शुरुआत में सीबीआई ने ऑफिशियली कह दिया कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और इनको हम अपने चार्जेस वापस ले। और वो जेल में हैं तब से? नहीं, वो घूम रहे थे बिल पे बाहर। ओके। अभी सीबीआई क्या करती है इसके बाद, 2016 में अंडर सिवियर प्रेशर ऑफ द जज दे फाइल अ चार्जशीट नेमिंग 2 people एज द मर्डरर्स कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। और वो 2 सनातन संस्था के 2 साधक हैं जो एक सारंग अकुलकर और विनोद पवार, ये दोनों को नेम कर देती है कि ये दोनों ने खून किया था, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। और एक और डॉक्टर का नाम कर देते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, वो ENT सर्जन। ओके,
वो भी सनातन के साधक हैं जो फुल टाइम अपनी लाइफ को डिवोट कर देते हैं फॉर हिंदू कॉजेस। उनको भी ब्लेम कर दिया कि इन्होंने सब प्लानिंग किया था। अब इसमें कैच क्या है, सारंग अकोलकर विनय पवार 2009 से लापता है और ये आप 2016 में उनको नेम कर रहे हैं। वो 2009 से लापता है। Nobody knows where they are. Even today they are लापता only. वो आज दिन तक कभी नहीं मिले हैं उनको। तो आप ऐसे लोगों को नेम करते हो जिनको किसी ने देखा ही नहीं है पिछले, आज अभी उनको देखे हुए किसी को लास्ट 15 साल हो चुके हैं। ओके, अभी ये दोनों का नाम कर दिया आपने और वीरेंद्र तावड़े जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। एंड वीरेंद्र तावड़े को इवन पंसारे मर्डर के अंडर चार्जेस में अरेस्ट कर दिया कि उन्होंने वो भी प्लान किया था। और सेम 2 लोगों का नाम पंसारे केस में भी ले लेते हैं कि ये दोनों मर्डरर्स थे, सारंग अकोलकर विनय पवार। ओके, ना आपके पास में कोई सस्पेक्ट है नहीं तो आप शायद ऐसे लोगों को नेम कर रहे हो जो नहीं मिलने वाले आपको। करेक्ट। तो आपका वहाँ पे मैटर सुलझ जाता है। मैटर स्टिल डजंट एंड हियर। 2018 में लोग ने ओपन एक डोर रखा था, कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट थोड़ा और एविडेंस जमा करेंगे, थोड़ा केस को स्ट्रेंथन और करके एविडेंस हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, हम फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट वापस से फाइल करेंगे। 2018 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है जिसमें मर्डर्स बदल जाते हैं। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि जो मर्डर था वो सारंग अकोलकर विनय पवार ने नहीं किया था और उनको चार्जशीट कर चुके हैं। अब चार्जशीट मीन्स इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, राइट। लीगली चार्जशीट हो गया, मतलब आपने कंफर्म कर दिया यू हैव इनफ मटेरियल टू गो ऑन ट्रायल, दैट इज चार्जशीट, राइट। इस स्टेज पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट मर्डरर्स चेंज हो जाते हैं। दे आर नाउ नेमिंग शरद कलस्कर एंड सचिन अंदुरे एज द मर्डरर्स, जो ये केस में अरेस्ट नहीं हुए हैं। बाय द वे, दे वर अरेस्टेड इन सम कंप्लीटली अनरिलेटेड आर्म्स केस। ओके। अब वो दोनों अरेस्ट हुए हैं और उनके साथ में और एक 15-20 एक्टिविस्ट जो है यहाँ वहाँ से उन्होंने अरेस्ट किए थे, क्योंकि सबका नाम उस पर घसीटा गया था ऑल अक्रॉस मनी स्टेट्स। बहुत सारे हिंदू एक्टिविस्ट को उन्होंने यही सेम केस में अरेस्ट किया था और उनमें से कोई लोगों को गौरी लंकेश केस में चार्ज किया, कोई लोगों को यहाँ चार्ज किया और सबको किसी न किसी तरह से उन्होंने ये सब केसेस में घुसाया, दिखाने के लिए कि ये सब लोग ये मर्डर्स में भी इन्वॉल्व थे। ट्यूसी की ये जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा किया जा रहा है कि जितनी भी हिंदू संगठन है, जितनी भी हिंदू संस्थाएं हैं, उन सब पर एक साथ प्रेशर पड़े। जो वॉलंटियर्स हैं वो खुद डर जाए, सपोर्ट करना बंद कर दें एंड इस तरह से फ्रेमिंग हो रही है कि इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, जो मिल रहा है उसका नाम डाल दो। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब डू यू थिंक इट इज़ जिसको हम बॉच टब इन्वेस्टिगेशन कहते हैं वो है, या ये पर्पसली हो रहा है, या क्या? I don't know what is the thinking behind this. अभी आप ये सोचिए, आपके पास में विटनेसेस हैं, राइट? आप रावलकर केस में देयर आर आई विटनेसेस जिन्होंने नज़दीक से एक भी पर्सन ने नहीं देखा है। दूर दूर से थोड़े लोगों ने दो लोगों को भागते हुए देखा मोटरसाइकिल पे, उतना ही विटनेसेस हैं। 2 झाड़ू वाले थे, एक आदमी था जो अपने बालकनी में बैठा था काफ़ी दूर से, और उन्होंने रफली स्केच दिया, जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके बेसिस पे थोड़े स्केचेस भी बने। उन्होंने बोला भी, एक ने तो बोल दिया मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ। और 2-3 और लोग थे जिन्होंने थोड़े बहुत एटलीस्ट फीचर, ये टोपी पहना था, ऐसा लुक था, सावला, और ये था कॉम्प्लेक्शन, पर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे स्केचेस बने थे उस समय। तो जब पहली चार्जशीट फाइल हुई जिसमें सारंग अकोलकर विनय पवार का नाम आया, उस समय का आप जो CBI का चार्जशीट देखेंगे और जो पुणे पुलिस ने जो बनाए हुए स्केचेस आप देखेंगे, दो स्केचेस आर नॉट द सेम। ओह माय गॉड। आपको चाहिए तो मेरे पास मैं उसके फोटोज हैं, आपको दिखा सकता हूँ। ओके। दो स्केचेस चेंज्ड। आई थिंक उसी बुक के 2 केसेस को आपने अलग से हाईलाइट करा है इस जी book बिल्कुल। में। ये दिस इज माय सेकंड बुक ऑन द सब्जेक्ट। ओके। अब ये देखिए, ओके। ये जो ऊपर वाले फोटोज हैं, ये 2 फोटोज हैं जो पुणे पुलिस ने रिलीज किए थे एज द स्केचेस, और ये 2 फोटोज हैं जिनके स्केचेस CBI ने वापस से सेम विटनेसेस के आई अकाउंट पे बनाए हैं। माय गॉड, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड ये दोनों के स्केचेस क्यों बनाए हैं? बिकॉज ये दोनों की शक्लें उनको दिखानी थी कि जो लोग भाग रहे हैं उनके मिलने जुलने हैं इसके लिए। और विटनेसेस ने ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्केचेस उनके फोटोज दिखाए गए विटनेस को, सारंग अकोलकर विनय पवार के, और वो फोटो से उन्होंने बोला ये लोग हो सकते हैं। अब मज़ेदार बात यह है ना
कि 2018 में जो विटनेसेस है ना, उन्होंने वही विटनेसेस ने सेम चीज शरद कालास्कर और अंदोरे के लिए बोला कि ये लोग भी हो सकते हैं। So they are absolutely unsure actually. वही देख रहे प्रेशर है, अंडर आप देखिए जो जो कालास्कर और अंदोरे पे जो केस है उसमें तो बहुत सारे खुलासे हुए हैं कोर्ट में। एक मेजर खुलासा ये हुआ है कि जो विटनेसेस हैं और जो अक्यूज हैं, दे वर ऑल इन द सेम सिटी, सब पुणे में थे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं किया गया। उनको फोटोज दिखा के आइडेंटिफाई किया गया कि ये लोग हैं क्या। ओके आइडेंटिफिकेशन परेड किनका हुआ था मालूम? आइडेंटिफिकेशन मनीष नागौरी और खंडेलवाल का हुआ था, और उनको आइडेंटिफाई कर नहीं सके कोई भी, और उनको छोड़ दिया गया। ना सारंग अकोलकर विनय पवार का हुआ क्योंकि वो तो है ही नहीं, और ये दोनों अरेस्ट होने के बावजूद, पुणे में ही येरवाड़ा जेल में होने के बावजूद, विटनेसेस भी वहाँ पर ही होने के बावजूद, कभी भी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं किया गया, जो मैंडेटरी होता है अगर सब अवेलेबल है तो। उन्होंने फोटो पर आइडेंटिफाई किया है, और वो भी फोटो पर कब आइडेंटिफाई किया है? टीवी पे फोटो डिस्प्ले होने के बाद। यानी आपने ऑलरेडी मीडिया को उनके फोटोज रिलीज कर दिए हैं, मीडिया ने चला दिए हैं फोटोज, और उसके बाद आप विटनेसेस से वो लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हो कि देखो ये है। माय गॉड। सो अभी प्रेजेंटली क्या चारों केसेस का क्या चल रहा है सीन? तो अभी सीन ऐसा है कि दाभोलकर केस में और हियरिंग इज कंप्लीट, ऑर्डर्स के लिए रुके हैं हम। पंसारे केस का अब तक कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज होगा भी नहीं, वो केस में इससे कहीं ज़्यादा स्क्रू अप वो केसेस में है। बाकी दोनों केसेस में भी ट्रायल चल रहा है, कलबुर्गी केस में और गौरी लंकेश केस में भी अभी ट्रायल चल रहा है। अभी तक ट्रायल कंप्लीट है, सिर्फ दाभोलकर केस ही कंप्लीट हुआ है। पंसारे केस तो अलग ही स्टोरी है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उन्होंने सारंग अकोलकर विनय पवार को नेम कर दिया। उसके बाद में उन्होंने जिसको अरेस्ट किया वो समीर गायकवाड़ नाम का एक तीसरा साधक था, जिसको उन्होंने चार्जशीट भी कर दिया, और चार्जशीट होने के बाद में डिक्लेयर करते हैं कि ये आदमी ने नहीं किया है, बिकॉज ये तो जब इसके फ़ोन रिकॉर्ड से प्रूव होता है कि ये थाना में था और मर्डर हुआ है कोल्हापुर में। तो अभी उनके पास में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है दैट उनके पास में ये तीनों लोगों को सेम दो आए, वहाँ पे तो दो नज़दीक के आई विटनेस है। एक आई विटनेस दो अलग लोग को आइडेंटिफाई करता है, दूसरा आई विटनेस दो अलग लोगों को आइडेंटिफाई करता है, और जो उसकी वाइफ है, जो सर्वाइव हुई है पंसारी की वाइफ, वो दो अलग लोगों को आइडेंटिफाई करती है। अब कौन बचेगा कौन छूटेगा? पर मतलब अगर हम देखें तो जिनको ऐसे फंसा दिया जाता है उनका मेंटल वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते होंगे, मतलब कि क्या हो रहा है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, एंड दे आर जस्ट बीइंग कन्विक्टेड बिकॉज यू हैव टू प्रूव कि किसी ने तो किया है ये। इट इज़ सच एन अनफॉर्चुनेट स्टेट। और ब्रिटिश राज ही तो था ऐसा ही था कि आई फील वर्स्ट, बिकॉज इतने अभी डॉक्टर हैं, आई एम डॉक्टर, सो अल्टीमेटली थोड़ी बहुत सिंपैथी तो डॉक्टर्स के तरफ है कि अभी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े जो है ENT सर्जन है, ऐसे वो कोई ऑर्डनरी ये नहीं है। एंड उनको आप देखेंगे तो जो ये दोनों केस में घसीटा है जिस तरीके से, पंसारी केस में कोर्ट का बहुत कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन है कि इज देयर एनी एविडेंस टू शो दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड? नो। शुड ही बी गिवन बेल? यस, ही इज गिवन बेल। इतना एक पैराग्राफ का ऑर्डर है खाली। इट्स इज वेरी कैटेगोरिकल कि इसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन आज भी 2016 से 2024 तक ही इज स्टिल इन जेल। ओ माय, बेल का वो मिलने बेल के नहीं बाद मिला उनको, वहाँ से बेल मिल गया, और दाभोलकर केस में अभी भी अंदर है। और दाभोलकर केस में जिस बेसिस पे अंदर है ना, इफ आई टेल यू, आपका भी होश उड़ जाएंगे। 2016 he was arrested on basis of one email correspondence of 2007, और वो 7 का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या था मालूम है? इट वॉज ईमेल जो उनको रिक्वेस्ट किया था अदर हिंदू एक्टिविस्ट ने कि एंटी सुपरस्टिशन बिल आने वाला है जो गवर्नमेंट ने टेबल किया है, और ये बिल बहुत ही ड्रैकोनियन बिल है। इसकी वजह से मतलब कोई भी पर्सन जो अपने रिलीजन को फॉलो भी नहीं कर सकेगा, इतना उसमें प्रोविजंस है, इसको वी नीड टू अपोज दिस। और उनको उनके ही संस्था के एक दो लोगों ने मेल किया था कि आप जरा बाकी जो संत समाज है उनसे आप संपर्क करना शुरू कीजिए, सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। ओके वो ईमेल को उठा के इन्होंने बोला है कि इनको दाभोलकर को ट्रैक करने के लिए बोला गया था और उसके मूवमेंट पर नज़र रखते बोला गया था, सो ही इज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर एंड ही हैज बीन इंकार्सरेटेड।
So 16 से अभी तक it's been like 8-9 years now. Oh my God. और ये मेन उनके खिलाफ यही एविडेंस है, एंड देयर इज लिटरली नथिंग एल्स इन दिस मैटर। अभी आप बताइए कि जो बिल इतना ड्रैकोनियन है, जिसमें बोलते हैं कि आप शिखा नहीं बना सकते हैं, आप किसी को सीक्रेट थ्रेड नहीं दे सकते हैं, आप किसी को इर्रेशनल चीज़ें बुक में से नहीं पढ़ा सकते हैं। अब कौन सा धर्म ग्रंथ रैशनैलिटी पे चलता है, आप बताइए। ये हर एक में स्टोरीज हैं, है ना, जो भक्ति जगाने के लिए कोई बोलेगा सुपर नेचुरल होता है, ये भगवान ने ऐसा कर दिया। अब भगवान ने ऐसा कर दिया बोलोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। आपने कान अपने छिदाए तो बोलेंगे तुमने फिजिकल ट्रॉमा दिया, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। ऐसा एक्ट को अपोज नहीं करते तो क्या करते थे? और ये बिल कांग्रेस लाने वाली थी। जी बिल्कुल, ये बिल को ड्राफ्ट डॉक्टर दाभोलकर ने किया था अलॉन्ग विथ वन सीनियर जस्टिस धर्माधिकारी। तो ये दोनों ने मिलकर ये बिल ड्राफ्ट किया था और ये बिल पास नहीं हुआ। द एजुटेशन वाज सक्सेसफुल, ये बिल पास नहीं हुआ। उस पर वापस रीनेगोशिएशन हुआ, उसको वाटर डाउन किया गया, वापस सेकंड टाइम अटेम्प्ट हुआ उसको इंट्रोड्यूस करने का, वापस फेल हुआ। एंड जस्ट शॉर्टली बिफोर दाभोलकर वाज मर्डर्ड द बिल हैड जस्ट फेल्ड टू पास अगेन। तो ये जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था ये बिल को नहीं लाने देना, वो सक्सेसफुल हुआ था। एजुटेशन वाज सक्सेसफुल। तो कोई मोटिवेशन नहीं था उनको टू हैव टू रिमूव हिम फ्रॉम द सीन इन एनी मैनर, राइट? बिकॉज लीगली वो उनको कंटेस्ट कर ही रहे थे वैसे भी एट एवरी स्टेज, एंड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने बोल दिया था अभी तो ये भी अभी भी नहीं पास हुआ तो इसके ऊपर मेरा ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। एंड इंसिडेंटली इट हैपेंड दैट ही वाज मर्डर्ड जस्ट आफ्टर दैट। उनके मर्डर के बाद क्या होता है? कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट बोलती है कि इनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये बिल पास करना होगा, एंड दे फोर्स दैट बिल थ्रू द हाउस एंड इट इज पास्ड। ओके, तो मतलब अभी क्या स्टेटस है उसका? पास हुआ है, इट इज इन फोर्स इन महाराष्ट्र। प्रोविजंस उसके बहुत वाटर डाउन करने पड़े उनको टू गेट इट टू पास, बट उन्होंने पास किया है वो बिल। कर्नाटका में भी यही हुआ। कलबुर्गी मर्डर के बाद में दे सेड के कलबुर्गी की श्रद्धा में हमको एंटी सुपरस्टिशन बिल पास करना पड़ेगा, और वहाँ पर भी ऐसा जैसा यहाँ पर बिल है वहाँ पर सिद्धारमैया जी ने पास करवा के लिया। उस पर भी बहुत सारे ऑपोजिशन हुए और रीनेगोशिएशन हुआ, और वो भी थोड़ा वाटर डाउन फॉर्मेट में पास हुआ। ओह माय गॉड, तो जो मुझे समझ में आ रहा है दिस बिल इज एब्सोल्युटली एंटी सनातन, क्योंकि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि शिखा नहीं रख सकते, धागा नहीं बांध सकते, तो सब सनातन में ही होती है चीज़ें, और किसी मजहब में तो होते नहीं है। सकते बलि का वर्ड है जो ये होता है, हाँ, कुर्बानी। कुर्बानी नहीं होती उसमें, हम बलि डालते हुए। बट या ये सब प्रोविजंस को उनको हटाना पड़ा। जो एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको प्रोटेक्ट, उसके बिना वो बिल नहीं पास होता था। वो बिल उनको वो सब प्रोविजंस हटाने पड़े। आज भी उसके प्रोविजंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन नोवेयर कंपेयर टू जो ओरिजिनल उसने बनाया था। फैक्ट इज के वो बिल्स में कन्विक्शन कुछ नहीं हुए हैं। उसमें कन्विक्शंस हार्डली नॉट इवन 2% कन्विक्शन रेट है। सो इट वाज नॉट डिजाइन टू कन्विक्ट, इट वाज डिजाइन टू हैरस, दैट इज द फैक्ट। और ये आदमी कैसा है, जो आदमी कोर्ट में जाके याचना करता है कि गणपति फेस्टिवल में मूर्ति की हाइट 6 इंच से ज़्यादा नहीं हो, ये रैशनलिज्म है? बोलने के लिए रैशनलिस्ट है, अब क्या बोले। एक्टिव जो उनके एक्शंस ऑन ग्राउंड है उससे तो कोई रैशनलिटी नहीं दिखती मुझे। बकरे की भी हाइट बता देते हैं, वो तो हिम्मत नहीं हुई होगी कभी। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑडियंस में किसी को भी ये बात पता है कि ऐसा कोई बिल था या ऐसा कोई बिल पास हो चुका है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ऑलरेडी है। दिस इज लाइक एक पूरा पॉडकास्ट इस पे अभी करना पड़ेगा मुझे कि भाई ये हो क्या रहा है। ओके, सो कमिंग टू यू आर अ सर्जन, तो ये बुक लिखना और ये सारी चीज़ में आप कैसे आई मीन आई हैव नोन अबाउट यू कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत रहते हैं। मोर देन 10,000 पेशेंट्स को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया नेपाल में ट्रीट किया है, बट ये तो एक एकदम ही अलग चीज़ है। सो हाउ डिड यू कम इनटू दिस? सो ये बहुत ही बाय द वे हुआ। ओके, एक्चुअली ये एकदम ही, मतलब मैं आई वाज जस्ट अटेंडिंग अ प्रोग्राम जिसमें आई हैपन टू मीट एडवोकेट वीरेंद्र एचल करंजीकर, हु वाज
representing some of the accused in दाभोलकर केस। तो मुझे कोई बहुत जानकारी नहीं थी उसकी। He was advocate, मैंने उनसे ऐसे ही बातों में पूछा। मन में तो हमेशा कुट रहती है ना कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कार्यकर्ता है जो सनातन के, उनको उठा के अंदर डाला हुआ है। तो ऑलवेज हैव दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि ये केस में क्या है। तो उन्होंने मुझे खाली एक लाइन बोली कि हर 2 साल में 2 नए लोग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने खून किया है, और अब तक 3 बार ऐसे चेंज हो चुका है। एंड जैसे आपको ये बिलीव करने में डिफ़िकल्टी हुआ, मुझे ये बिलीव करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सर ठीक है, आप जाइए, आप देख लीजिए, ज़रा ढूंढ लीजिए, थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कभी क्या। उन्होंने खाली उतना बोल के छोड़ दिया। मैं जाके मैंने सर्च किया और थोड़ा सा पढ़ना चालू किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो बराबर बोल रहे हैं। एक्चुअली में उन्होंने जो ओरिजिनली है 2 अलग लोग, जैसे मैंने आपको बताया, फिर ये 3 बार चेंज हुए हैं लोग। एंड देन आई गॉट क्यूरियस कि ये तो कुछ अलग है। देन आई थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स आई मैनेज टू गेट अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट विच इज़ 10,000 पेजेस। मैंने पूरा चार्जशीट पढ़ा पेज बाय पेज। उसमें से फिर जो पुणे पुलिस ने जो फाइल किया था एफआईआर, वो देखा। जो मीडिया में जो प्रेस रिलीजेस किए थे उन लोग ने, ऑफिशियल जो प्रेस रिलीजेस जिसमें फोटोग्राफ्स रिलीज़ किए जो मैंने आपको दिखाया, वो सब ढूंढा। एंड देन आई वेंट डाउन अ फुल रैबिट होल, उस पर घुस गया, एक बार तो घुस गया। देन आई रियलाइज़ कि मैंने इनिशियली सोचा था कि हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 1-2 आर्टिकल लिखेंगे इस पर। देन आई रियलाइज़ बहुत ज़्यादा मटेरियल है इस पर, बुक ही बन सकता है इसमें। You can't get away by writing only an article or 2 in this. And that's how it started. And then फिर बाकी सब काम मोदी जी ने कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। ओह तो लॉकडाउन लगा दिया तो सडनली आई हैड 8-10 hours फ्री एवरी डे। तो मैंने पूरे के पूरे रोज 10 घंटे उसमें डाल दिए into the book. And in 3 months more or less my entire book was done. उसके बाद में एक नई स्ट्रगल शुरू हुई कि बुक को कोई भी पब्लिशर हाथ लगाने को तैयार नहीं, बिकॉज ऑफ द टॉपिक। नहीं, ये टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं, ये टॉपिक आप क्यों लेना चाहते हैं, ये आप और कुछ लिखिए ना, हम छापेंगे। तो उसके बाद अगले 1 साल तक यही चलता रहा। तब तक ऑलमोस्ट 2022 हो गया, मुझे तो लगा कि अब तो बुक नई पब्लिश होने वाला लगता है। और फिर ऐसा सडनली योग बन गया कि एक बहुत अच्छा पब्लिशर भी मिल गया, बुक पब्लिश भी हो गया, बुक चल भी गया, और बुक लिटरली सोल्ड आउट भी हो गया पूरा। एंड देन द सेकंड बुक केम व्हिच दिस बुक हैज सोल्ड अ लॉट, इवन मच मोर देन द इंग्लिश वर्जन आल्सो। तो या दैट वे मैसेज हैज गॉन अक्रॉस, बट ये एकदम ही अनप्लान्ड था। सो बेसिकली आपका स्ट्रगल धर्म वर्सेस अधर्म का हुआ कि आपने बुक लिखी विच इज टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ बट नो वन वांट्स टू पब्लिश इट, बट इवेंचुअली ट्रूथ प्रिवेल। एक्चुअली जब कोई पब्लिश नहीं करना चाहता था तो मैंने बोला चलो मैं बुक के एक चैप्टर अभी डालना शुरू करता हूँ मेरे वेबसाइट पे। तब जाके सडनली ऐसा हो गया कि पब्लिशर भी मिल गया और सब कुछ हो गया। सो अभी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो आपने भी बताया, जितने भी लोग अभी जिनके ऊपर चार्जशीट डाली हुई है, जिनको अक्यूज करके पकड़ रखा है, वो सब सनातन संस्था के लोग? नहीं, ओके। इनफैक्ट ये शरद कलस्कर और अंदुरेता सनातन संस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। सनातन के 3 लोगों को दाभोलकर केस में चार्जशीट किया गया। इवन जो दूसरे केसेस में है उनका सनातन से कुछ लेना देना नहीं है। क्या होता है कि जैसे दे होल्ड अ बिग इवेंट एवरी ईयर, जिसको राष्ट्रीय अधिवेशन बोलते हैं, जहाँ पे 200-300-400 अलग अलग संस्थाएं जो पूरे देश में फैली हुई हैं, वो सब आते हैं, अटेंड करते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो ऐसे क्या होता है, एक्टिविस्ट एक दूसरे से मिलते हैं आपस में, तो वो लोग लिंक पकड़ के बोल रहे हैं कि ये सब सनातन से जुड़े हुए हैं। नहीं है। उनकी वजह से जो गौरी लंकेश केस में एक जो हिंदू एक्टिविस्ट को उठा के डाला है अंदर, सिर्फ इस वजह से कि उसकी मोटरसाइकिल का वीडियो है ऑफ गोइंग फ्रॉम समवेयर क्लोज टू हर हाउस समवन हु लुक्स लाइक हिम, नॉट इवन हिम। दैट इज़ ऑल। वो बेसिस पे उसको उठा के अंदर डाला हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करके हिंदू एक्टिविस्ट को राउंड अप किया है हर एक केस में, और फिर ये गेट टुगेदर बैकवर्ड किया है कि ये सब लोग यहाँ पे एक इवेंट में मिले होंगे, इसके लिए ये सब जुड़े हुए होंगे। तो ये बैकवर्ड वर्किंग है, दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड वर्किंग। बस 2 और 2 4 कर। जो दाभोलकर केस में जो 3 लोग हैं, एक मैंने बताया डॉक्टर तावड़े हैं, एक जो है जो
खुद एडवोकेट पुलनेकर है, हु वाज रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड, एंड उनको ये केस में घसीटा गया, एज अक्यूज बनाकर उनको घसीटा गया ये केस में। और आप सोचिए, इन केस समवन एवर डज अ केस ऑन संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह, और उनको नक्सलाइट्स को बचाने के लिए और पाकिस्तानियों को बचाने के लिए आप उनको अक्यूज बनाकर उनको घुसा डालोगे अंदर केस में, तो क्या हंगामा होगा। एंड पुलनेकर जी वॉज इन जेल फॉर मोर देन 40 days ऑन दिस ट्रम्प्ड अप चार्ज। उनका इनफैक्ट आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतना उनको केस में ट्रैक करने के बाद में नॉट अ सिंगल विटनेस वाज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट हिम इन कोर्ट, नॉट अ सिंगल क्रॉस एग्जामिनेशन वाज डन इन कोर्ट, पूरे के पूरे ट्रायल में। एंड पुलनेकर जी हैज फाइल्ड अ 500-page perjury document against the investigating officer, बिकॉज उसने इतने सारे झूठ बोले हैं वो केस में कि उसके ऊपर पर्जरी बनता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि सरकार भले ही हमारी, वो सिस्टम अभी भी उनका ही चल रहा है, इसीलिए अभी भी वही सब हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये केस में तो एवरीवन वाज बायस्ड फ्रॉम डे वन। अब मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है, दे वर ऑलरेडी सेइंग कि हमको तो इनको यही लोग ने किया है, पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन था। जो फैमिलीज़ हैं जो विक्टिम्स की, उन्होंने भी जब भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन कोई भी दूसरे डायरेक्शन में जाने का शुरू किया तो उन लोग ने चिल्लाना चालू किया कि नहीं नहीं, इसको तो वही डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। एंड द जज, व्हाट डू आई से अबाउट हिम, मैंने आपको बताया था दैट एक बहुत सीनियर जज थे, जस्टिस धर्माधिकारी, उन्होंने और दाभोलकर ने मिल के वो केस ड्राफ्ट किया था। जो जज ये पूरा ट्रायल अपने पास रख के बैठे थे ना, वो ही धर्माधिकारी जज के बेटे थे, जो जस्टिस धर्माधिकारी, सत्यरंजन धर्माधिकारी। नाउ जजेस का अगर कोई भी पर्सन वो केस में उनका रिलेशन है पर्सनल विद एनी ऑफ द पीपल हु विच केसेस दे आर हियरिंग, दे आर सपोज टू मूव अवे फ्रॉम दैट केस, दे आर नॉट अलाउड टू टेक दैट केस। वो आपको मालूम है, दे हैव टू रिक्यूज देमसेल्फ, दे से नॉट बिफोर मी, और उनको हट जाना होता है वो केस से। इन्होंने केस को हटने तो दूर, इन्होंने मान के लिया है वो केस अपने पास, और उन्होंने ऐसे भी ऑर्डर्स पास किए थे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक चेंज नहीं होगा। पर अगर रूल है तो फिर कैसे जा पाए? माई बाप है, जज है, उनको पॉइंट उठेगा। और उन्होंने बहुत सारा प्रेशर डाला था ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, इतना प्रेशर डाला था कि सीबीआई को बहुत बार पकड़ा गया रेड हैंडेड झूठ बोलते हुए कोर्ट में। आपने बहुत फेमस वो सुना होगा ये केस में स्कॉटलैंड यार्ड में वेपन्स भेजे थे। वो क्या था मालूम है आपको? स्कॉटलैंड यार्ड कभी वेपन गए ही नहीं थे। उन्होंने कोर्ट को झूठ बोला कि हमने स्कॉटलैंड यार्ड में वेपन्स भेजे हैं फॉरेंसिक के लिए, एंड द कोर्ट डिड नथिंग टू देम। सो आपने जो बताया कि अब केसेस जो है वो सीबीआई के पास है, बट सीबीआई इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ना, तो फिर अभी भी क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ के प्रेजुडिस्ड लोगों की वजह से उसी डायरेक्शन में जा रहा है ये? अब क्या है, अब तो चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, सब हो चुका है, मैटर ट्रायल पे है। अब वो क्या क्यों इंटरफेयर करेंगे? एक बार चार्जशीट फाइल हो गई तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऐनी करना भी नहीं चाहिए इंटरफेयर उनको, दे शुड स्टे आउट ऑफ इट, नहीं तो फिर उनके ऊपर उंगली उठेगी कि तुमने जानबूझ के बचाया। ऑन मेरिट वैसे भी आपको मैंने बताया, ऑन मेरिट द केसेस फ्रिवलस जो किया है इन लोग ने, और वैसे भी चांसेस आर वेरी हाई दैट ऑल ऑफ देम विल एनीवे गेट अक्विटेड। बट उनके बेचारों की ज़िंदगी कितने साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं, इसके लिए हु विल कॉम्पेंसेट देम फॉर दैट? आई वाज टेलिंग यू 3 लोग हैं जो इसमें, जो सनातन के, जो थर्ड पर्सन है इज विक्रम भावे, हु वाज एडवोकेट पुलनेकर जूनियर, और उसको अरेस्ट किया गया टू ट्राई टू प्रेशराइज हिम इनटू गिविंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द अदर्स। और ही इज द वन जिसके लिए राइट अप टू सुप्रीम कोर्ट सीबीआई लड़ी टू ट्राई टू मेक श्योर दैट ही डजंट गेट बेल, और उनको अल्टीमेटली सब जगह से बेल मिला, बिकॉज उनके खिलाफ भी कोई भी एविडेंस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ कोर्ट में। सो एज सिटीजन्स कुछ है जो हम कर सकते हैं टू गेट डॉक्टर आउट, टू गेट दीज पीपल आउट? यू थिंक कि यू नो वी शुड डू समथिंग? क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। कल मैं किसी इवेंट में चली जाऊँ सनातन संस्था की तो मुझे भी कर देंगे, यू नो, वी जस्ट डोंट नो।
Is there anything that we Just can? आपने कोई इवेंट अटेंड किया, मैंने कोई इवेंट अटेंड किया, वो बोलेंगे कि ये लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इनको उठा के डाल दो अंदर। अब मैं तो मंदिरों के इवेंट के लिए गया था, मैं तो कोई दूसरे इवेंट के लिए तो नहीं गया था। तो माय इंटरेस्ट वाज ऑलवेज टेम्पल्स, नेवर ऑल दिस। बट ये तो जस्ट कोइंसिडेंटली सब चीज़ें हो गई। बट ये फैक्ट है कि हिंदुओं को बहुत आसानी से टारगेट कर देते हैं और मीडिया नैरेटिव चलाती रहती है और पूछती नहीं है कि अरे तुमने तो कौन से आपने देखे आर्टिकल्स मालूम है आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो मर्डर इन्वेस्टिगेशंस का जो इतना बुरी तरह से स्क्रू अप हुआ है, जो विटनेसेस चेंज हुए हैं और जो मर्डर अक्यूज चेंज हुए, ये मालूम है आर्टिकल्स किसने छापे हैं? वायर ने, स्क्रोल ने, ये कोई राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं छापे हैं। उनको ज़्यादा पड़ी है। Sad to say, मतलब that is the reality. मैंने तो सुना भी नहीं, मतलब आपसे सुन रही ये सब कुछ हो रहा है, ना आई फील अशेम्ड कि मुझे कुछ पता नहीं है ऑनेस्टली। पर वी शुड नो, वी नीड टू बी अवेयर, अवेक। प्लीज आप कुछ बता रहे थे आगे। So ऐसा नहीं है that what I'm saying basically is written by all right wing portals and it is my narrative. No, उनके खुद के लोग बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके खुद के लोग बोल रहे हैं। जो फैमिलीज ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द सर्वाइवर्स जो हैं, जो बेचारे जो ये हो गए, उनके रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद द वे द ट्रायल हैज गॉन, वी आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। ये फैक्ट है that nobody is happy with the way that things have been going in these cases. True. So Okay. So how is otherwise your practice as a doctor and बाकी सारी चीज़ें, because आप और भी काफ़ी सारी social activities में हैं, some not for profit organization भी है आपकी, so if you could tell us something about that as well. so primarily तो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस ही है। जी। अभी भी मैं क्लिनिक से ही आ रहा हूँ। Okay. Just quickly change and came. I'm full time into medical practice only. जब बीच बीच में कुछ समय मिलता हो तो we do other activities. And मेरी और we around 4 people are there in the trust. It's a small trust. Okay. And उसमें primarily our focus is education. तो around 300 बच्चे हैं जिनको हम support करते हैं for education. And these are children who are in destitute homes run by state government. तो वहाँ पर भी conduct supplementary education for them. तो and counseling services देते हैं उनको। तो supplementary education मतलब क्या है कि ये बच्चों का educational बहुत बुरा situation है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास में जब ये बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट 6th स्टैंडर्ड में आते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट रिकग्निशन नहीं आता है इन 6th स्टैंडर्ड। दे आर दैट बैड। वी हैंडल 6th to 10th उनका। एंड व्हेन वी वर गिवन चार्ज ऑफ 10th स्टैंडर्ड उनका पास परसेंटेज 20% था। आप सोचिए इतना लिबरल, जहाँ पर 97% बच्चे पास हो जाते हैं वहाँ पे इनका 20% पास था। एक सेंटेंस ठीक से नहीं लिख सकता बच्चा, पास कैसे करोगे उसको, इतना ख़राब। तो इन 3 years वी ब्रॉट दैट अप टू 100%। एंड वो तब से 100% टचवुड 100% ही चल रहा है। Since last almost 3-4 years it's been 100% only. Then we were very much into rural health projects earlier, जहाँ पर कई सारे गांव हैं जो इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थे and other areas, जहाँ पर we did intensive camps for 3 months, जहाँ पर we used to do community screening, identify people with problems and get them treated, everything free of cost. मेडिकल रिलीफ वी डिड लॉट्स। एंड ऐसे आप नेपाल बता रहे थे, तो नेपाल, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, ऑल 4 प्लेसेस जहाँ पे कैलामिटीज आते हैं। एंड अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर महाराष्ट्र में भी हुआ था, जो कोल्हापुर और चिपलून साइड में जो हुआ था, तो हर मेडिकल टीम्स आते हैं जहाँ पर हमने हज़ारों पेशेंट को ट्रीट किया है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग की टीम है डॉक्टर्स की जो वहाँ पे जाती है, हम पूरी अपनी दवाइयाँ लेके चलते हैं। एंड वी गो इन एरिया जहाँ पे थोड़ा हमको ग्राउंड सपोर्ट है, देन वी वर्क विद दिस थिंग लोकल एजेंसीज जो वहाँ पे है, सो दैट, और हम लोग जाते हैं, हम लोग का सब सामान वामान सब लेके कायदे से डू आवर वर्क नाइसली एंड फिनिश इन देन कम बैक। अभी जो लास्ट हुआ था महाराष्ट्र में जो फ्लड हुआ था, वहाँ पे भी ओनली डिड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल बुक्स, clothes, things like that, because वो सब वॉश आउट हो गए थे। बट उनको बीमारियाँ नहीं थी पर से फॉर अस टू डू मेडिकल ट्रीटमेंट।
देयर मेन प्रॉब्लम वाज सोशल, खाना निकल गया राशन में, तो वो सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी उनको ज़्यादा. देन देयर इज़ वन प्रोजेक्ट शरण. शरण में क्या हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू डॉक्टर्स है, सो फॉर द एंटायर कोविड पैंडमिक वी वर रनिंग अ कोविड हॉस्पिटल, एंड हमने बहुत क्लोजली देखा कैसे फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गए कोविड से. और उस दौरान में बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे जिनका एक पेरेंट मर गया एंड देन सेकंड पेरेंट मर गया, एंड इट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस. सो वी थॉट वी नीड टू डू समथिंग. इनके बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगा, तो वी डिसाइडेड कि हम जो मेन ब्रेड विनर अगर फैमिली का नहीं रहा तो वी विल ट्राई टू सपोर्ट देयर एजुकेशन थ्रू आउट. तो वैसे वी आर सपोर्टिंग 85 चिल्ड्रन, दे आर अक्रॉस इंडिया. सो आई थिंक आपको अपनी लाइफ का हायर पर्पस मिल गया है, मुझे ऐसा लगता है. ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड ये दोनों बुक्स लिखकर यू हैव एक्चुअली डन योर बिट. इट इज़ नाउ फॉर द सिटीजन्स टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. और कहाँ पे पढ़ सकते हैं दोनों बुक्स हम? सो बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, अमेजोन पे मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, और उसके किंडल एडिशन ऑफ द इंग्लिश वर्जन इज ऑल्सो देयर ऑन दिस थिंग. मराठी का किंडल एडिशन नहीं है, बट मराठी बुक इज़ फ्रीली अवेलेबल. दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं. और इन केस अगर कुछ, बिकॉज अभी द इट इज द इंग्लिश वर्जन हैज बीन सोल्ड आउट राइट नाउ, तो यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल एंड उस पे भी आपको आई विल मेक श्योर दैट यू गेट. ग्रेट. ओके. सो ड्यूरिंग दिस एंटायर रिसर्च या ये जो पूरा कैंपेन आपने पर्सनली चलाया, इसमें कुछ अतरंगी चीज़ें या कुछ वेरी आउट ऑफ द दिस बॉक्स जिसे बोलते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? अरे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एक मैं आपको ये बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ गौरी लंकेश मर्डर केस में. तो आपको मैंने बताया दैट वन एक्टिविस्ट वाज अरेस्टेड सिर्फ इस वजह से कि उसको उसकी बाइक वहाँ से पास में से, उसके घर के पास में से गुजरी थी. अब मज़े की बात यह है ना कि उसका मर्डर का फुटेज आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है. एंड वो देखेंगे ना कि रात के समय है, 7-8 बजे थे, अंधेरा है, उसके घर के सामने की स्ट्रीट लाइट भी बंद है, घर की भी लाइट बंद है. वो गाड़ी में आती है, उसके गेट के बाहर गाड़ी रोकती है, गेट खोलने के लिए जाती है. एक आदमी आता है पीछे से जिसने हेलमेट पहना हुआ है, और वो उसको शूट करता है और भाग जाता है. एंड बाइक पे बैठ के निकल जाता है. बाइक भी नहीं दिखती है ठीक से इनफैक्ट इन द फुटेज. सो दैट इज़ द एंटायर फुटेज ऑफ द मर्डर. अभी आप मुझे बताइए इसमें आपने स्केच कैसे बनाया? और इन्होंने ना 7 स्केचेस बनाए हैं. 7 sketches. This is the only footage which is available. इन्होंने टोटल मिलाकर यहाँ वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे 2 लोग खड़े थे ऐसे ही, वो लोग हो सकते हैं क्या, उनके स्केच बनाए कोई लोग के आदमी को पकड़ के. वहाँ पर किसी ने तो एक मोटरसाइकिल पर कोई आदमी खड़ा था, वो लोग हो सकते हैं क्या. एंड दे हैव एक्चुअली रिलीज 3 sketches इनिशियली, और उसके बाद में जब अरेस्ट हुए हैं लोगों के केस में, जैसे मैंने आपको बताया अनरिलेटेड केस में अरेस्ट हुए हैं, तो उसके वजह से उन्होंने और 4 स्केच बनवाए हैं. तो अतरंगी चीज़ों में मतलब आप सोचिए कि आपके पास में एक खूनी का फुटेज है, हेलमेट पहना हुआ, और आपके पास में 7 स्केच हैं जिनको आप सस्पेक्ट बुला रहे हैं. एक तो ये. दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इवेंट जो ट्रायल के दौरान हुआ है. तो दाभोलकर केस मैंने बताया आपको, ट्रायल चल रहा था, तो केस के दौरान एक आई विटनेस है विनय केलकर, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था. तो उसको एक जो लॉयर है उसने क्वेश्चन पूछा कि आप जो यहाँ पर आप कोर्ट में आते हैं, तो आप किसी को मिलते हैं क्या ये कोर्ट में, किसी को आप मिले हैं क्या, खाना वाना या तो बोला हाँ मैं खाना खाने के लिए ना एक आदमी से रोज़ एक आदमी के साथ में खाना खाता था. तो सडनली एक आदमी उठा और भागना चालू हुआ कोर्ट के पार. लोगों ने देख लिया उसको पकड़ा और खींच के वापस लेके आए. बोला कौन है वो आदमी? उसने बोला यही आदमी है. और वो आदमी कौन है? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आदमी है, देशमुख नाम का. उसके साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं. आई विटनेस हु इज टेस्टिफाइंग ऑन द केस. दिस इज द सेम संस्था दैट दाभोलकर जी वाज. दाभोलकर की संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसी का आदमी. सो जब आपने ये बात बोली कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर, मसल पावर की वजह से सारे केस को मैनिपुलेट किया गया, डू यू सी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे देश में CBI
पुलिस, ये सब कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, वरना जिसकी सरकार है वो ऐसा घुमा लेगा, और नहीं है तो भी घुमाया जा रहा है क्योंकि सरकार जिनकी पहले थी वो भी इतने पावरफुल है. डू सी इन योर बिल्कुल. research like that? Yes, and in fact I have dedicated an entire last chapter in my book to police reforms. यही मैंने पॉइंट उठाया एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, पूरा चैप्टर उस पर डेडिकेटेड है कि वी नीड टू हैव पुलिस रिफॉर्म्स. ये इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकता है, इस तरीके का मैसअप नहीं अलाउड होना चाहिए कि आप बैकवर्ड वर्किंग करेंगे और आप पॉलिटिकल प्रेशर में आके, जुडिशल प्रेशर में आके उटपटांग चीज़ें करेंगे केस में. ये नहीं बराबर है. एंड अल्टीमेटली देखिए, मर्डर्स तो हुए हैं इनके, उनके फैमिलीज़ को भी क्लोजर चाहिए, उनके जो वेल विशर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या. लेकिन नोबडी इज़ इंटरेस्टेड. फैक्ट ये है कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि एक्चुअली हुआ क्या है. सबको एजेंडा ही चलाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है. Correct. So I think from here, ये तो सिर्फ कुछ केसेस है जिनके बारे में हमें पता चला है, जिनके बारे में someone like you has picked it up, और एटलीस्ट लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि कैसे गलत तरह से फ्रेम किया जा सकता है और किसी भी इनोसेंट को दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स. आई एम श्योर कि पूरे भारत में ऐसे हज़ारों केसेस और हो रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. एंड आई होप कि आपके जैसे लोग और आगे आएँ और उनके लिए आवाज़ उठाएं, बिकॉज बहुत सारे जो मुझे पता है एक्ट्स भी ऐसे हैं, ड्रैकोनियन एक्ट्स हमारे संविधान में, जो ये देते हैं कि एक ही पक्ष की बात सुनी जाए, दूसरे पक्ष की सुने बिना ही उनको पहले जेल में डालो फिर उनसे बात करो. तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो जेल में कैद हैं. आई होप they come out, and with this definitely as Moods of Bharat, as the platform, I will try my best कि इसके बारे में awareness create करें and citizens come forward to fight for these innocent people and get them out of the jails and these cases for sure. Thank you so much for interacting with us, and I wish you all the best for the book. I hope ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये book पढ़ें, and please keep doing this great work. Thank you so much. So we were in conversation with Dr. Amit Thadani ji, a common citizen, जिन्होंने अपना देश के प्रति, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसे समझा, and he came up with bringing out the truth about people who were innocently framed in false cases. हम सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये ढूंढना चाहिए कि सिर्फ हमारा रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ हमारी जॉब्स के साथ साथ देश के लिए, समाज के लिए भी कुछ तो ऐसा करना है जिससे समाज बेहतर बन सके. इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पहले से पता चल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मूड्स ऑफ भारत. नमस्ते.